प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि आप लोग जो इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, आपको बता दें 1 फरवरी के दिन आपका जो है ना बायोलॉजी का एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना आपका जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, 5 नंबर वाला, तो हम लोग टोटल इस वीडियो में 21 क्वेश्चन को करेंगे। और मैं आपको गारंटी लेता हूँ आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन ही जो है 5 नंबर वाला पूछा जाएगा, जो कि 5 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन। तो टोटल 15 नंबर आपको मिलता है। तो मैं बिल्कुल अभी जो करवाऊंगा 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आप पेन कलम निकाल करके इसको नोट कर लेना, लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, और एग्जाम में अगर आए तो जाके बना देना, है ना। तो चलिए, विषय कोड आपका 319 रहेगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह की बात छोड़ते हैं, 6 क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछेगा, यानी 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 ही बनाना होगा। तो बिल्कुल 3 क्वेश्चन, इससे 3 से ज्यादा इसी से रहेगा। तो चलिए, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम लेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, निर्देश वगैरह दिया गया है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक बार वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि उनका भी 15 में 15 नंबर जो है यानी कि जो आपका 5 मार्क्स वाला है वो पूरा का पूरा बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम जब करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। लॉन्ग के लिए जो भी 10 क्वेश्चन आपको बनाना है शॉर्ट वाला, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग गैस के हवा क्वेश्चन लेके आएंगे, वो करवा देंगे। तो इसी से रहेगा। ऑब्जेक्टिव का तो क्लास चलवे करता है, इसका आपका शाम में इस चैनल पे जो है शाम में 7 बजे चलता है क्लास डेली। ठीक है बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया तो 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। चलिए आगे हम लोग फटाफट से बढ़ते। तो बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है ना छोटा दिखेगा, लेकिन क्या करना, वीडियो की क्वालिटी एक बार बढ़ा लेना, क्योंकि छोटा ये टाइप किया गया है। लगभग आप 380 से 380 पे या फिर 340 पे आप लोग कर लोगे बच्चों। 380 से 445 से 80 पे, इस प्रकार से आप बढ़ा लेना एच क्वालिटी को, तो अच्छे से दिखेगा वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जो ना विनियम से क्या समझते हैं। विनियम की क्रिया विधि का वर्णन चित्र सहित करें। तो डायग्राम हम नहीं बनाए, तो जो ना यहाँ पर विनियम का जो चित्र होगा वो आप लोग बना लेना। नहीं भी बनाओगे तो मिलेगा आंसर पूरा नंबर। तो चलिए आंसर लिखिएगा। जीन विनियम वह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें 2 समजात गुणसूत्रों के अर्धसूत्रों के बीच उनके कुछ भाग का संलग्न जीनों के साथ आदान प्रदान होता है ना। तो और इसमें लिखिएगा कि विनियम की क्रिया विधि, तो आपको लिखना है कि वह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन की है, अर्थात युग्मों का निर्माण से पहले संपन्न होती है। इस क्रिया में सर्वप्रथम समजात गुणसूत्र एक दूसरे के समीप आकर जोड़े बनाते हैं। समजात गुणसूत्रों के इस प्रकार जोड़ा बनाने को जो ना सूत्र युग जो ना सूत्र संयुग्मन कहते हैं। इस प्रकार जोड़ीदार गुणसूत्रों को युग्मित गुणसूत्र या युगली कहते हैं। फलतः एक ही स्थान पर 4 अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। जब विभाजन के अगले चरण में जब समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, तो ये आकर्षण के अभाव के कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जुड़ने की इस क्रिया में समजात गुणसूत्रों की क्रोमोनिमा के बीच जो ना अदला बदली हो जाती है। फलतः एक समजात अर्ध गुणसूत्र की कुछ क्रोमोनिमा दूसरे गुणसूत्र के साथ संलग्न हो जाती है। गुणसूत्रों की क्रोमोनिमा की इसी जो ना अदला बदली को गुणसूत्र या विनियम कहते हैं। इस प्रकार विनियम की क्रिया पूर्वावस्था में प्रारंभ होती है और पश्चात में पूर्व होती है। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन को देख लिया, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। डायग्राम नहीं भी बनाएगा तो पूरा नंबर मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पर आंसर है। तो दोनों मीडियम में हम लेके आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है दूसरा नंबर बोला गया है कि आवर्त चक्र या मासिक चक्र क्या है। आवर्त चक्र को कौन से हार्मोन विनियमन करते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि मादा जो ना मेंटो में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म चक्र, जिसे हम लोग पीरियड कहते हैं। ठीक है, प्रथम जो ना
ऋतुस्राव की शुरुआत युवनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। स्टूडियो में यह आवर्त चक्र प्रायः 28/29 यानी कि 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है, यानी 1 महीने में एक बार होता है ना। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आवर्त चक्र कहा जाता है। LH और FSH का स्रवन एस्ट्रोजन के स्रवन को उद्दीपित करता है। LH तथा FSH दोनों ही आवर्त चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए इंग्लिश में भी यहाँ पर देख लेंगे आप लोग क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। बोला कि संलग्नता तथा संलग्नता वर्ग क्या है, संलग्नता का प्रभाव एवं इसकी महत्ता के बारे में लिखें। तो लिखिएगा संलग्नता, आप डैश देके लिखिएगा कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित एक से अधिक जीन जो साथ साथ वंशानुगत होता है संलग्नता जीव कहलाते हैं और यह घटना संलग्नता कहलाती है। दूसरा हमसे पूछा कि संलग्नता वर्ग क्या है, तो संलग्नता वर्ग लिख के आप डैश इस प्रकार से देंगे अंडरलाइन करके लिखिएगा। संलग्नता वर्ग में रेखीय रूप में व्यवस्थित जीनों का समूह होता है। और फिर लिखिएगा, और इसमें आप लिख देंगे बच्चों की जो है ना, जो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं संलग्नता समूह एक प्रकार के गुणसूत्र पर होता है। लिखिएगा, दो समजात गुणसूत्र जीन स्थिति की संख्या व्यवस्था में समान होते हैं, यह संलग्नता समूहों की सीमाओं के रूप में जाना जाता है। एक जीवधारी में उपस्थित लिंकेज समूहों की कुल संख्या एक जीनोम में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के 2 या द्विगुणित जीवधारियों में समजात युग्मों की संख्या बराबर होती है। यह मनुष्य में 23 यानी कि गुणसूत्रों के 23 जोड़े, खाने योग भर 7 यानी कि गुणसूत्रों के 7 जोड़े, मक्के में 10 यानी कि गुणसूत्रों में 10 जोड़े। लिंकेज समूह का आकार गुणसूत्र के आकार पर निर्भर करता है। आगे लिख दीजिएगा संलग्नता समूह की महत्ता। पहला लिख दीजिएगा, संलग्नता समूह में बी नियम की घटना दर्शाती है कि जीन गुणसूत्र पर स्थित है। दूसरा लिखिएगा, ये जीवधारी की विशिष्ट प्रजातियां और परिवर्तन विश्लेषकों को बनाए रखते हैं। तीसरा लिखिएगा, संलग्नता सुधरी हुई प्रजातियों के कारण उनके लक्षण लंबे तक बने रहते हैं। तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, आप देख लेना अच्छे से। तीसरा हो गया, आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चौथा लिखिएगा, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लिंग क्या है, लिंग निर्धारण के विभिन्न प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो लिंग इस प्रकार से लिखे, अंडरलाइन लिखिएगा, हर पुरुष और स्त्री के अंदर एक गुप्तांक है जिसे सामान्यतः हम लिंग के नाम से जानते हैं। स्त्री के अंदर मौजूद गुप्तांक को योनि और पुरुष के अंदर मौजूद गुप्तांक को लिंग कहते हैं। लिंग निर्धारण के प्रकार आप लिखिएगा इस प्रकार से, पहला कि गुणसूत्री लिंग निर्धारण लिखिएगा कि अधिकांश जंतुओं में गुणसूत्री जो है ना लिंग निर्धारण होता है, जिसमें 50% नर तथा 50% मादा बनते हैं। निम्नलिखित 5 मुख्य गुणसूत्री लिंग निर्धारण की क्रियाविधि होगी। पहला लिखिएगा, XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होगा और XXXO गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण होगा। तीसरा लिखिएगा, ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण होगा। चौथा लिखिएगा, ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होगा। चौथा लिखिएगा, लिंग निर्धारण की अनुगणित द्विगुणित क्रियाविधि, जिसे हम लोग सर्जरी वगैरह भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वातावरण द्वारा लिंग निर्धारण, जैसे कि यह निम्नलिखित प्रकार की होगी। पहला हार्मोन का प्रभाव, फ्री मार्टिन का, साथ में टाप का प्रभाव। आगे लिखिएगा,
मानवों में मुख्यतः एक्स वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है। जब एक्स से मिलन होता है तो संतान मादा यानी कि लड़का जन्म होता है, और जब एक्स और वाई मिलता है तो संतान नर यानी कि लड़की का जन्म होता है। चलिए, तो इंग्लिश में भी यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, पूरा अच्छे से लिख लीजिए, इंग्लिश में याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है 5 नंबर कि आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक का कोड क्या है, इसके गुणों का वर्णन करें। तो लिखिएगा, आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार जो ना एडेनिन जो ना जेन्यून साइटोसाइन जो ना साइटोसाइन जो ना यूरसिल पाए जाते हैं। पास के 3 क्षारकों के समूह को कोडोन कहते हैं। ये कोडोन एमिनो अम्ल के लिए आनुवांशिक सूचनाओं को संचारित करते हैं। प्रोटीन के निर्माण हेतु 20 एमिनो अम्ल के लिए 64 कोडोन होते हैं, जिसे आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। अब लिखिएगा आप लोग आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक कोड के गुण। पहला लिखिएगा, कोड का क्षार आपस में ओवरलैप नहीं करता। दूसरा लिखिएगा, कोड कोड के बीच कोमा नहीं होता। तीसरा लिखिएगा, एक ही एमिनो अम्ल ही दर्शाता। अगला लिखिएगा, जो ना पॉली पेप्टाइड निर्माण प्रारंभ और समापन का कोएर अलग अलग प्रारंभ कोड होगा। आइए इंग्लिश में देख लीजिए अपना। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कि पुनः योगज या फिर जो ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्या है, वर्णन कीजिए। तो लिखिएगा कि यदि हम एक डीएनए के सिरे पर कुछ क्षारक जैसे कि जो है ना 5 जो ना कैपिटल में 5 टी जोड़ दे तथा दूसरे डीएनए के सिरे पर इसके संयुग्मी क्षारक जो है ना लगभग हम लोग 6 डबल ए जोड़ दे और फिर इन दोनों प्रकार के डीएनए मिलाए तो नई लड़कियां आपस में एच बॉन्ड बनाकर 2 विभिन्न डीएनए अणुओं को संयुक्त कर देगी। इस कार्य के लिए विशेष एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिसे टर्मिनल ट्रांसफरेज कहते हैं। अब इसमें लिखिएगा, नियंत्रण एंजाइमों की सहायता से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस विधि में संयुग्मी क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध बनाकर संकरित डीएनए का निर्माण करते हैं, परंतु इस विधि में एक विशेष एंजाइम नियंत्रण एंजाइम का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के लगभग 10 एंजाइम अब उपलब्ध हैं। ये एंजाइम चाकू की तरह कार्य करते हैं तथा डीएनए श्रृंखला को विशिष्ट स्थानों पर इस प्रकार से काट देते हैं कि वांछित जीनों वाले खंड प्राप्त हो सकते हैं। तो इंग्लिश में अपना यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिनका इंग्लिश मीडियम होगा वही इंग्लिश में लिखिएगा, नहीं तो आप हिंदी मीडियम में लिखना बच्चों, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 है, समजात अंग तथा और समजात अंग क्या है, उदाहरण देके समझाए। तो लिखिएगा, समजात अंग इन अंगों में समान उत्पत्ति और संरचना होते हैं, किंतु एक दूसरे के से कार्यों में विभिन्न हो सकते हैं, जैसे कि पंछी और चमगादड़ के पंख, मेढक, घोड़े और मानव के अग्रपाद या पशुपात समजात अंग। आगे लिखिएगा, और समजात अंग, तो इसमें लिखिएगा, ये अंग समान कार्य दर्शाते हैं किंतु इनकी उत्पत्ति विभिन्न होती है, जिसके कारण इनकी आधार रचना भी विभिन्न होती है, जैसे कि कीटों में आ जाएगा तितली, ग्रास हॉपर आदि के पंखों की रचना टेलिकटाइल यानी कि विलुप्त उड़ने वाले लेपाई पक्षियों या चमगादड़ से अलग होती है। तो चलिए आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। AIDS के संचरण की विधि, कारक, लक्षण एवं बचाव और उपचार का वर्णन करें। तो लिखिएगा उत्तर में कि एड्स के विषाणु वायरस से होता है, जिसे हम लोग HIV कहते हैं, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिव वायरस अथवा मानव प्रति रक्षा न्यूनता विषाणु कहते हैं। एक बार शरीर में
प्रवेश कर जाने के बाद यह विषाणु संक्रमित व्यक्ति के रक्त कोशिकाओं में पनपता है। अब यहाँ पे आप लिखिएगा संचरण विधि। पहला लिखिएगा प्रभावित व्यक्ति से यौन संपर्क होने पर। दूसरा लिखिएगा 19 जो ना सूर्यों का प्रयोग करना जो प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई हो। तीसरा होगा ऐसे रक्त का शरीर में चढ़ाना जिसमें एड्स के वायरस मौजूद हो। चौथा लिखिएगा किसी प्रभावित व्यक्ति से लिए गए अंगों का जो ना प्रत्यारोपण करना। लक्षण लिख दीजिएगा कि पहला लिखिएगा एक प्रकार के फेफड़ों का रोग हो जाता है। दूसरा त्वचा का कैंसर हो जाता है। तीसरा लिखिएगा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित हो जा सकता है। चौथा लिखिएगा मस्तिष्क में बहुत क्षति हो सकता है। आगे लिख दीजिएगा बचाव और इसका उपचार। तो लिखिएगा HIV संक्रमण से युक्त व्यक्ति के साथ यौन संपर्क नहीं होना चाहिए। दूसरा डिस्पोजेबल जो ना सुइयों का उपयोग किया जाना चाहिए। चौथा लिखिएगा जो ना वेश्यागमन और समलैंगिकता से बचना चाहिए। चौथा लिखिएगा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेंगे, याद कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर है। आगे जब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो हमसे बोला गया जैव प्रौद्योगिकी से क्या समझते हैं, कृषि के क्षेत्र में इसके योगदान का उल्लेख करें। तो लिखिएगा आंसर में कि वह प्रौद्योगिकी जिसमें मानव कल्याण हेतु सूक्ष्म जीवों, पादप कोशिकाओं, तंतु कोशिकाओं या जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग कर वैसे उत्पादों एवं सेवाओं का सृजन किया जाता हो जो जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। लिखिएगा जैव कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका। लिखिएगा कृषि उत्पादन बढ़ाने में कृषि रसायनों जैसे उर्वरकों, नाशकों आदि की अहम भूमिका रहती है, परंतु रासायनिक उर्वरक एवं संश्लेषित रासायनिक कीटनाशियों का उपयोग पर्यावरण के लिए खतरनाक है। अतः जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जैविक खाद, कंपोस्ट खाद तैयार कर इसको प्रयोग करने से फसल लगाने में काफी वृद्धि होती है। साथ मिट्टी की उपबरा शक्ति भी बनी रहती है। परंतु आज आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से हासजैनिक किस्म तैयार कर रहे हैं और अधिक उन्नत प्रभेद प्राप्त किया जा रहा है, जिसके कारण वर्तमान की खाद्य आवश्यकताएं पूर्ण होने की संभावना है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर याद कर लेंगे। 10 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 10 नंबर है उत्तक संबंधन क्या है। उत्तक संबंधन के विभिन्न प्रकार कौन कौन है, संक्षिप्त में टिप्पणी दे। तो लिखिएगा वो जब किसी उत्तक को माध्यम में रख करके उसकी वृद्धि कराई जाए तो वह पूरे अंग का जीव का रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया को उत्तक संबंधन कहते हैं। उत्तक संबंधन के प्रकार लिख दीजिएगा। पहला कैलस आवर संबंधन। इसमें लिखिएगा कि इसमें किसी भी पादप अंग का संबंधन करते हैं। दूसरा लिखिएगा भ्रूण संबंधन। इसमें लिख दीजिएगा पृथक्लित भ्रूण का संबंधन। तीसरा लिखिएगा उत्तक या कोशिका निलंबन संबंधन। इसमें लिखिएगा कोशिकाओं या उत्तकों से तैयार संबंधन। चौथा लिखिएगा अंग संबंधन यानी कि पृथक्कृत अंगों जैसे कि मुगलाग, परो अंगों, पुष्पों आदि का संबंधन। तो इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। ये बोला कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। तो पहला लिखिएगा विभिन्न प्रकार के हार्मोन से बनी गर्भ निरोधक गोलियां बाजार में मिलते हैं, जैसे कि माला दी। ये गोलियां 21 दिनों तक ली जाती है, ऐसा प्रति माह किया जाता है। गोलियां बहुत ही प्रभावशाली है। आगे लिख दीजिएगा आजकल एक विशेष प्रकार की विधि गर्भाशयी युक्त यानी कि IUD का उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार की युक्तियां जैसे कि कॉपर्टी एक आदर्श गर्भ निरोधक। तीसरा लिखिएगा नर में नसबंदी किया जाता है, मादा में फेलोपियन नलिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। चौथा लिखिएगा पुरुषों के लिए रोधक साधन यानी कि कंडोम है जो अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर याद कर लेंगे। आगे हम लोग 12 नंबर की बात करेंगे। तो बोला तीनों पारिस्थितिकी पिरामिडों के बारे में उदाहरण दे। तो लिखिएगा आंसर में लिखिएगा पारिस्थितिकी पिरामिड लिखित प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा संख्या पिरामिड। तो लिखिएगा
कि यह उत्पादक और प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में उपभोक्ताओं की विशेषताओं जो ना उपभोक्ताओं की संख्याओं के आधार पर होता है, यह सीधा होता है। उसके बाद आप लिखिएगा, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है, इंग्लिश में आप लोगों को नहीं लिखना है, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी में ही लिखना है ना बच्चों, इंग्लिश में जिनका वो लिखेंगे, हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं अगर आपका हिंदी तो आप हिंदी में ही लिखना। चलो दूसरा आपका जीव भार का पिरामिड, तो लिखिएगा वह पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का जीव भार सबसे अधिक होता है और सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता का जैव भार सबसे कम होता है, अतः इसमें पिरामिड सीधा होता है, जबकि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, क्योंकि सर्वोच्च उपभोक्ता जैव भार सबसे अधिक जबकि उत्पादकों का जैव भार सबसे कम होता है। तीसरा लिखिएगा ऊर्जा का पिरामिड, यानी कि यह हमेशा सीधा होता है क्योंकि उत्पादक में सबसे अधिक सौर ऊर्जा संचित रहता है, जो क्रमशः घटते क्रम में सर्वोच्च उपभोक्ता में संचित होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया कि पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करें, तो आंसर लिखिएगा परागन की क्रिया द्वारा परागन वर्तिकाय पर गिरते हैं, वर्तिकाय से स्रावित होने पर तलर पदार्थों के संपर्क में आकर फूल आ जाती है, जो ना पराग कणों के बाह्य चोल में जो ना एक वेक्टर पर स्थित जर्मपोल के द्वारा एक नलिकाओं कार संरचना निकलती है। यह परागकण के अंतचोल एक नलिका के रूप में बाहर निकलने से बना जाता है। देखिए पराग नलिका में एक कायिक नाभिका तथा दो नर युग्मक होते हैं। वर्तिकाय के नीचे स्थित वर्तिका के उत्तकों के बीच से पराग नलिका धीरे धीरे जो अंडाशय स्थित अंडाणु तक पहुंचकर अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। अगले चरण में पराग नलिका अंडाशय के अंदर स्थित न्यूसेलस के राष्ट्रीय फीमेल गेमीटोफाइट में प्रवेश कर जाता है। पराग नलिका के अग्रभाग पर स्थित एक छिद्र के द्वारा दो नर युग्मक मुक्त होता है। एक नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित यानी कि जायगोट का निर्माण करता है, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक नाभिका यानी कि सेकेंडरी नूसेल्स को निषेचित कर एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। यह एक पोषक तत्व है। तो इंग्लिश में यहाँ पर आपका है बच्चों, जिनका इंग्लिश मीडियम होगा वो अपना देखना। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। मत्स्य पालन क्या है, मत्स्य पालन क्या है, भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी क्या भूमिका है, तो बताना है। तो लिखिएगा आप लोग आंसर में, मत्स्य पालन एक उद्योग है जहां मछलियों के तालाबों में पालकर उनका जो बिक्री किया जाता है तथा उनका प्रसंस्करण भी किया जाता है। आजकल मत्स्य पालन के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाया जाता है। मत्स्य को नदियों और झीलों तथा तटीय राज्यों में रहने वाले लोगों की जीविका का साधन है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग मछली को आहार के रूप में प्रयोग करता है। मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मछलियों को जो ना यकृत से प्राप्त तेल का औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। इस प्रकार मछली का भोजन की गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्वों की अधिकता है। तो चलिए आगे हम लोग 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? लिंग संलग्न वंशागति को उदाहरण सहित समझाइए। तो आंसर लिखिएगा आप लोग कि लैंगिक जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज यानी जायगोट बनता है, जो विकसित होकर अपने जन को जैसे नर तथा मादा जीव बनते हैं। क्रोमोसोम के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। जीवों में दो तरह के क्रोमोसोम है, ऑटोसोम्स तथा सेक्स क्रोमोसोम्स। लिंग निर्धारण में सेक्स क्रोमोसोम का मुख्य रोल है। देखिए जैसे मनुष्य में 46 क्रोमोसोम में 23 जोड़े व्यवस्थित रहता है, इसे 22 जोड़े ऑटोसोम्स एवं एक जोड़े सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। लिंग क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक्स और वाई। नर में जो है एक्स पाया जाता है, मादा में जो है ये
यहाँ पे देखेंगे बच्चों एक सेकेंड, एक्स जो है ना ये पाया जाता है नर में जो है ना, यहाँ पर देखिएगा नर में क्या पाया जाता है, नर में एक्स और वाई दोनों लिंक क्रोमोसोम पाया जाता है यानी पुरुष में, और मौजूद रहते हैं, तथा माता यानी कि महिलाओं में एक्स एक्स ही पाया जाता है। तो देखिए एक्स और वाई क्रोमोसोम मनुष्य के में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए लिंग संलग्न वंशागति में आप लिख दीजिएगा कि लिंग संरक्षण लिंग लक्षणों जीन लक्षणों के जीन लिंग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, उनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। एक्स संलग्नता के अनेक उदाहरण हैं जिनमें हीमोफीलिया एवं वर्णधाता प्रमुख है। ये दोनों रोग लक्षणों से संबंधित एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया। आगे बात करते हैं 16 नंबर को। 16 नंबर है, बाहित मल से क्या समझते हैं? बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करें। तो आंसर लिखिएगा, शहरों की गंदगी बड़े बड़े नालों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, जिसे बाहित मल कहते हैं। बाहित मल के जल में गिरने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा जीवाणुओं एवं कवकों की संख्या बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर कार्बनिक प्रदूषकों का अपघटन करवाया जाता है। इसके लिए वायवीय सूक्ष्म जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ऑक्सीकरण ताल का प्रयोग किया जाता है। आइए 17 नंबर को देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हमसे बोला कि जीवाणु जो ना भोजी के लाइटिक चक्र का वर्णन करें। तो लिखिएगा आप लोग, जीवाणु भोजी लाइटिक चक्र अंडरलाइन करके लिखिएगा। जीवाणु भोजी एक वायरस है जिसमें लाइटिक चक्र होता है। इसे जीवाणु भोजी का प्रजनन चक्र भी कहा जाता है। इसमें वायरस जब जीवाणु की कोशिका पर आक्रमण करता है और वायरस अपने अनुवांशिक पदार्थ डीएनए के जीवाणु के कोशिका में प्रवेश करता है तथा इसके डीएनए को नष्ट कर वायरस अपने डीएनए से जीवाणु भोजी की संख्या में वृद्धि करता है। इसे ही जीवाणु भोजी का लाइटिक चक्र कहा जाता है। यह 6 चरण में संपन्न होता है। पहला लिख दीजिएगा जो ना अटैचमेंट में लिखिएगा, इसमें वायरस जीवाणु के कोशिका से जुड़ा रहता है। प्रवेश में लिख दीजिएगा, वायरस अपने डीएनए के जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। प्रतिलेखन में लिख दीजिएगा, वायरस अपनी संख्या को जीवाणु के कोशिका में जो ना जैव संश्लेषण करता है। अगला लिख दीजिएगा सिंथेसिस, इसमें लिखिएगा जो की कोशिका में नर डीएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे लिख दीजिएगा परिवक्ता, इसमें लिखेगा वायरस अपने शरीर को विकसित करता है। तो इस प्रकार से एक और लिख दीजिएगा लसिका, इसमें लिखेगा नव गठित फेज संक्रमित कोशिका को फाड़ कर मुक्त हो जाते हैं ताकि संक्रमित करने के लिए जीवाणु की तलाश करता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे आप 18 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा, मनुष्य में नर जनन तंत्र का स्वच्छ समुचित्र तथा नामांकित चित्र बनाए, इसके विभिन्न अंगों का वर्णन करें। तो यहाँ पर हम लोग ये डायग्राम बना दिए बच्चों, ठीक है, ये डायग्राम है, आप लिखिएगा नहीं तो भी चलेगा। ऐसे ये मूत्राशय लिखा गया, ये शुक्रवाहिका लिखा है, ये जो नाम प्रोस्टेट विधि है, मूत्र मार्ग लिखा है, और यहाँ पर अधिवृषण है, और यहाँ पर शिश्र है, साथ में यहाँ पर वृषाणु, अंडकोश की थैली जो ना संथनन उत्तक और दीर्घ पुटिका, साथ में मूत्रवाहिनी, ये लिखा गया है। आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैं पॉइंट भी लिख रहा हूँ, क्या क्या इसमें लिखा गया उसका मैं यहाँ पर सारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिएगा एक जोड़ा वृषण, देखिए लिखिएगा यह नर जनन तंत्र का प्राथमिक जननांग है जो कि गोलाकार या अंडाकार संरचना में दिखाई पड़ता है। यह 4 से 5 सेंटीमीटर तथा 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। तीसरा लिखिएगा अधिवृषण, लिखिएगा यह लगभग 6 मीटर लंबी जो ना नलीनुमा संरचना है। इसका प्रमुख कार्य शुक्राणुओं को संग्रहण करना है। तीसरा लिखिएगा शुक्रवाहिका, लिखिएगा अधिवृषण को जो ना शुक्राशय से जोड़ती है या शुक्राणुओं को आगे बढ़ने का कार्य करता
करता है। आगे लिखिएगा शीशन, लिखिएगा यह लंबी नलीनुमा संरचना है जो शुक्राणु का स्थानांतरण मादा योजन जो ना मादा योनि मार्ग तक करता है। आगे लिखिएगा प्रोटोस्टेट ग्रंथि, लिखिएगा इसके द्वारा अम्लीय द्रव स्रावित होता है जो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने का कार्य करता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो शुक्राणु जनन की क्रिया विधि का वर्णन करें। तो लिखिएगा वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया विधि जनन कहलाती है। तो लिखिएगा क्रिया विधि में अंडरलाइन कर दीजिएगा, इस प्रकार से हाईलाइट करके लिखिएगा शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के शुक्र जनन में होता है। वह जनन उपकला ऊपर के द्वारा आस्थरित रहता है। यही कोशा बार बार विभाजित होकर शुक्राणु कोशिका जनन बनाती है। यह कोशिका विभाजित होकर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में बदल जाती है। यह कोशिका अर्धसूत्रण विभाजन द्वारा विभाजित होकर पूर्व शुक्राणु को बनाती है, जो कि शुक्राणु रूपांतरण की विधि द्वारा शुक्राणुओं में बदल जाता है। ये लिख दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो बस इतना लिख दीजिएगा काफी है। आगे देखिए 20 नंबर होगा भ्रूण पोष के परिवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित करना है। ठीक है, तो लिखिएगा आंसर में आप त्रि संलयन द्वारा द्विनिषेचन के दौरान भ्रूणपोष मातृ कोशिका का निर्माण होता है। यह बहुकोशिकीय पोषक उत्तक है जिसमें पोषक तत्व संचित होते हैं। देखिए भ्रूणपोष का परिवर्धन प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका 3N के बराबर सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसका परिवर्धन भ्रूण के परिवर्धन से ठीक पहले प्रारंभ होता है। लिखिएगा भ्रूणपोष विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा केंद्रीय भ्रूणपोष, लिखिएगा इसमें आप अंडरलाइन देखिए कि यह सर्वाधिक पाया जाने वाला भ्रूणपोष त्रिगुणित केंद्रक में मुक्त केंद्रक विभाजन होता है। बीच में एक बड़ी रिक्तिका उत्पन्न होती है, क्रमशः आकार में घाटकी जाती है और अंततः लुप्त हो जाती है तथा अधिक मात्रा में कोशिका द्रव बनाती है। परिधीय भाग से कोशिका भित्ति बनना प्रारंभ होता है और केंद्र की तरफ बढ़ना, और इस प्रकार केंद्र में भ्रूणपोष का निर्मित होता है। उदाहरण के लिए नारियल में भ्रूणपोष बाहर की ओर बहुकेंद्रक तथा केंद्र की और मुक्त केंद्रक होगा। ये डायग्राम वगैरह देख लीजिएगा, नहीं भी बनाएगा तो चलेगा, है ना। आगे इसमें लिखिएगा सबका डायग्राम है जो अभी हम बताएंगे कोशिकीय भ्रूणपोष, ये डायग्राम इसका हो जाएगा, है ना। तो लिखिएगा इसमें कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति बनती है, अतः प्रारंभ से कोशिकाएं एक केंद्रकीय होती है। उदाहरण के लिए पिटूनिया, धतूरा आदि इस प्रकार से होगा। तीसरा लिख दीजिएगा माध्यमिक भ्रूणपोष, इसमें लिखिएगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक निर्माण की ओर चला जाता है। प्रथम केंद्रक विभाजन के उपरांत छोटा निर्माण कोशिका तथा बड़ी बीजांड द्वारा कोशिका बनती है। बीजांड कोशिका मुक्त रूप से विभाजित होकर कोशिका भित्ति बनाती है। इस प्रकार इसमें कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों गुण विद्यमान होते हैं। यह एक बीजपटरी नहीं होता। तो ये डायग्राम इसका आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को देखा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा ये 21 नंबर कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का एक स्वच्छ और समुचित नामांकित चित्र आरेख बनाए एवं विभिन्न अवयवों के कार्यों को लिखे। तो ये डायग्राम आप बस बना दीजिएगा ना, यही काफी होगा, उतना नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। फिलहाल आप आंसर लिखिएगा इधर कि मानव स्त्री जननांग के भाग एवं कार्य निम्नलिखित होंगे। पहला लिखिएगा अंडाशय में लिखते जाइएगा कि अंदर गुहा में एक जोड़ी होते हैं जो अणु का निर्माण करते हैं तथा मादा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंडाशय लिखा गया। ठीक है, आगे लिख दीजिएगा अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी यहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है, तो देखिएगा अंडवाहिनी में लिखिएगा अंडाशय के नीचे कुंपी नुमा लंबा नाल होता है जिसे फेलोपियन नालिका कहते हैं। इसका एक संकरा सिरा गर्भाशय में खुलता है। यह नाल अंडाणुओं के निषेचन होने तक भंडारण तथा एवं पोषण कार्य करता है। आगे लिख दीजिएगा गर्भाशय आपका
यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, यहाँ पर मैं समझाते चल रहा हूँ सारा, देख लीजिएगा। अगर डायग्राम आप बना रहे हो तो यहाँ पर लिखते चलिएगा, क्योंकि आपको छोटा दिख रहा होगा। ये आपका अंडाशय लिखा गया और ये अंडवाहिनी लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका जो है यहाँ पर जो है ये आपका गर्भाशय है। तो लिखिएगा यस जो ना शंक्वाकार रचना संयोजनी उत्तकों से बनी थैली है, जिसका निचला शर्करा भाग ग्रीवा कहलाती है तथा यह जो ना यूनी में खुलता है। तो ये जो आप इस प्रकार का बीच में देख रहे हो खुला हुआ भाग, यूनी की बात करते हैं तो यूनी आपका ये यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका यूनी लिखा गया है, ठीक है। लिखिएगा यह 60 से 10 सेंटीमीटर संकुचशील उत्तकों से बनी नलिका है, जो मैथुन क्रिया में लिंग धारण करती है। इसका सिरा योनि छिद्र द्वारा खुलता है। आगे आप भग्र लिखिएगा, भग्र आपका यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है, ये भग्र लिखा है। तो देखिएगा भग्र में होगा, यह मादा जननांग का बाहरी भाग होता है। इसके बीच में दीर्घ ओष्ठ एवं लघु ओष्ठ की संरचना होती है, जो योनि छिद्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने टोटल 21 क्वेश्चन को देखा, जो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपेगा, याद जरूर कर लीजिएगा, इसको पूरा लिख लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह लेना होगा तो मैंने नंबर पहले शुरू में दिया था, उस पर मैसेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको किस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव करना जरूर बताएगा। शाम में 7 बजे हम मिलेंगे। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।